नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति आज राजधानी में हैं और दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति 11 बजे विधानसभा के ठीक सामने स्थित लोक भवन सभागार में अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनने वाले स्मारक का नाम अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर रखा जाएगा। इस स्मारक में 750 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनाया जाएगा। राष्ट्रपति लोक भवन के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आज शाम 6:30 बजे के करीब लखनऊ हवाई अड्डे से दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। तो ये कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर अहम तस्वीरें चल रही हैं, जिसमें आप देख पाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को स्मृति चिन्ह दिया राज्यपाल ने और तमाम कार्यक्रमों का दौर कल शाम तक, देर शाम तक चलता रहा। रात्रि भोज हुआ है जिसमें सीजेआई भी मौजूद रहे हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। तमाम आला अधिकारी, मंत्री इस भोज का हिस्सा थे। तो बेहद खास ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राज्यपाल और सीएम योगी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, बैठक में शामिल होंगे। तो ये तैयारियों की कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति आज स्मारक का लोकार्पण करने वाले हैं, शिलान्यास करेंगे, माफ कीजिएगा। राज्यपाल और सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की संस्कृति की कुछ छटा भी इस दौरान देखने को मिलेगी। तस्वीरें कुछ अहम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता संजीव कपासिया मौजूद हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल पूजा, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का आज अंतिम दिन है और आज बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि है। मैं इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय पर मौजूद हूं, जिसे लोक भवन कहते हैं। यहीं पर राष्ट्रपति 11:30 बजे पहुंचेंगे। 1,34,00,000 की लागत से निर्मित होने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इसके अपने मायने हैं पूजा। देखिए 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में जो दलित समाज के वोटरों की संख्या है उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है, तो कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हालांकि राष्ट्रपति भी दलित है और कहीं ना कहीं ये दलितों में बड़ा मैसेज देने की कोशिश है पूजा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दलितों के जो मसीहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता है, उनके आदर्शों पर कितना चलती है, उनको कितना मानती है, ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश होगी। हमारे साथ तमाम ऐसे कलाकार हैं जो उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उस धरोहर को समेटे हैं और जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे पूजा, तब उनका पारंपरिक तरीके से सम्मान किया जाएगा। ढोल नगाड़े पूरी तरीके से बजाएंगे। मैं चाहूंगा कि इन कलाकारों से भी बात की जाए। आज राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे, आप लोग किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? हम लोग अपनी पूरी परंपरा जो पूर्वजों से चली आ रही है, हमारे भारत की संस्कृति जो है उसको राष्ट्रपति के सामने रूबरू करने के लिए हम लोग तैयारी से आए हुए हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश कई सांस्कृतिक विरासतों की धरोहर को समेटे है। अवध की बात करें, पश्चिम की बात करें, जो कई तरीके का कल्चर है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और जब देश का कोई बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में आता है पूजा, तब उन्हीं विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों की छटा देखने को मिलती है और यही छटा राष्ट्रपति संजीव, इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी के अतिरिक्त अगर बात करें तो कौन कौन मौजूद रह सकता है? बिल्कुल, देखिए पूजा, कल आपने एक सवाल पूछा था कि योगी मंत्रिमंडल के सदस्य क्या राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं योगी मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य कल मौजूद रहे और आज जैसा लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय, यहाँ पर योगी मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्री हैं उनके रहने की संभावना है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आज जो मेगा शो है योगी सरकार का, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों में दलितों को लुभाने का जो मेगा शो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
लखनऊ पुलिस ने आज एक बड़ी चूक से उस वक्त सफलता हासिल की जब शिक्षकों ने उस स्थान को घेरने की कोशिश करी जहां कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है। आज सुबह कैसर बाग से शिक्षक जुलूस बनाकर लोक भवन और विधान भवन का घेराव करने की तैयारी में थे और वो सीधे बापू भवन चौराहे पर आ गए, जहां पर पहले से ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये बात जैसे ही पुलिस को पता चली, पुलिस ने बिना देरी किए प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा करके उन्हें चारबाग के लिए रवाना कर दिया। तो वहीं राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो ये तादाद देखिए, तादाद से अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हो सकता था, क्या कुछ तस्वीरें हो सकती थी। इस समय सूबे के अंदर शिक्षक भर्ती का मामला गरमाया हुआ है और ये तमाम अभ्यर्थी घेराव करने वाले थे विधानसभा का। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार अपना एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। कोरोना की लड़ाई में लाइफलाइन साबित हुई 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं संभावित तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगी। एम्बुलेंस के स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है कि विकट स्थितियां आने पर वो किसी भी तरह से बच्चों की मदद करें, उनके माता पिता से संवेदनशील व्यवहार अपनाएं, उनको प्रशिक्षित किया गया है। एम्बुलेंस सेवाओं को बच्चों के उपचार के लिए सभी जीवन रक्षक उपकरणों से लैस किया गया है, जिससे उनको अस्पताल तक पहुंचाने और इलाज दिलाने तक प्राथमिक उपचार दिया जा सके। राज्य में सभी 3011 पीएचसी, 855 सीएचसी और 592 शहरी पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में टीकाकरण अभियान को भी गति दी गई है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए किए गए नामांकन की वापसी आज होने वाली है। जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं आज वो ले सकेंगे। साथ ही उन निर्विरोध प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आज हो जाएगी जिन सीटों पर एकल नामांकन हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के 17 सीटों पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिनके जीतने की औपचारिक घोषणा कुछ देर के बाद होगी, यानी कि शाम तक होगी जब समय निकल जाएगा। बचे हुए 57 जिलों में 41 ऐसे लोग हैं जहां केवल 2 ही प्रत्याशियों के बीच टक्कर होनी है। यहां बीजेपी का सामना सीधे समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों से होने वाला है। इनमें बीजेपी के फोकस वाले अयोध्या और मथुरा जैसे जिले भी शामिल हैं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में गोरखपुर से जुड़े हैं सुभाष, साथ में हैदर जुड़े हैं गाजियाबाद से और आगरा से हमारे साथ प्रदीप मौजूद होंगे, ग्राउंड जीरो की जानकारी देंगे। सबसे पहले रुक करेंगे गोरखपुर का, सीएम सिटी का। सुभाष, जिस तरीके की तस्वीरें नामांकन वाले दिन गोरखपुर से सामने आई वो तस्वीरें भयावह थीं और शर्मसार करने वाली भी थीं। ऐसे में क्या तस्वीर है, आज क्या माना जाए, किसका निर्विरोध किस प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज 3 बजे के बाद बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बहू हैं, वर्तमान में कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर की वो पत्नी है और 2011 से 2015 तक वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह भी चुकी हैं। आपको मैं ले चलूंगा 26 जून की घटनाक्रम में याद दिला दूं आपको कि 26 जून को 12:30 बजे बीजेपी के प्रत्याशी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पर्चा दाखिला किया और मुख्य द्वार के अंदर सैकड़ों समर्थक इनके मौजूद थे और 1 बजे ये पता चला कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बदल दिया गया है, यानी कुछ जो समाजवादी पार्टी के आलोक गुप्ता प्रत्याशी थे वो नदारद हो गए थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया। जैसे ही ये जानकारी साधना सिंह के समर्थकों को हुआ और वो उग्र हो गए और मुख्य द्वार पर जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो वहां पे काफी विवाद हो गया। देखते देखते हाथापाई की नौबत हो गई और आपको ये भी बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर जो है मुख्य दर्शक बनी हुई थी। कहीं न कहीं ये माना जा रहा था, ये चर्चाएं बहुत ज्यादा थी। पूजा सुभाष, आज की स्थिति पर बात करते हैं। आज मौजूदा जो समय है इसमें क्या लगता है कि साधना सिंह के नाम का ही ऐलान होना है या फिर कोई और भी है?
देखिए, दो लोगों ने पर्चा भरा था, एक साधना सिंह ने भरा था और एक संगीता पासवान जो निर्दल थी। उसी दिन संगीता पासवान का जो है पर्चा खारिज कर दिया गया था। आज कंफर्म है कि 3 बजे के बाद जीत का सेहरा साधना सिंह के सर बंधेगा। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सुभाष, आगरा का रुख करते हैं। आगरा से प्रदीप हमारे साथ में मौजूद हैं। आगरा की क्या तस्वीर है प्रदीप? पूजा, बता दें कि आगरा का पंचायत चुनाव बेहद विवादमय और संघर्ष भरा रहा है। और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद की बात करें तो भाजपा ने रिकॉर्ड मत 51 सदस्य हैं जिला पंचायत आगरा में। 51 में से 51 लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया है और एक इतिहास रच दिया है। डॉक्टर मंजू भदौरिया भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू है। उनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है और जब पंचायत चुनाव हो गए थे उसके बाद में काफी विवाद हुआ और राजेंद्र सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने लोगों को उठा लिया है, अगवा कर लिया है। वो काफी डर पकड़ रही और आखिरकार भाजपा ने ये निर्विरोध की तरफ बढ़ा दिया है। आपको बता दें पूजा कि भाजपा को मात्र 16 सीटें मिली थी, बसपा को 17, निर्दलीय को 10, एसपी को 5, आरएलडी को 1 और महान दल को 2। सबसे बड़ी बात पूजा इसमें है कि बसपा को 17 सीटें मिलने के बाद भी उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो अपना प्रत्याशी खड़ा रखें। वहीं सपा ने भी अपने हथियार डाल दिए। कम से कम इन सभी पार्टियों को हिम्मत तो दिखानी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से हथियार डाल देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे के जो विधानसभा चुनाव, यही वजह है कि कई लोगों पर गाज भी गिरी है। यही वजह है प्रदीप की कई लोगों पर गाज गिरी है। गाजियाबाद का रुख करते हैं। हैदर हमारे साथ में मौजूद है। हैदर, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? निर्विरोध नाम किसका सामने आने वाला है 3 बजे के बाद? जी पूजा, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में स्थिति बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब नामांकन होना था तो ममता त्यागी जो है वो जिला पंचायत की वो अकेली ही वहां पर पहुंची थी। उसके अलावा जो संगठन था उनके साथ था, उन्हीं को ही निर्विरोध अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के जितने भी जिलाधिकारी थे, जिलाध्यक्ष थे, जितने भी नेता थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके प्रत्याशी को किसी होटल में हाईजैक कर रखा है, जिसके लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। लेकिन देखा जाए तो वहां पर और कोई प्रत्याशी मुख्यालय पर पहुंचा नहीं था उस दिन। उसी दिन गाजियाबाद के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि ममता त्यागी जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दी गई हैं। बस आज प्रक्रिया जो है पूरी वो होनी है और जो एक घोषणा होता है एक तरीके से वो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी ममता त्यागी की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आज डिक्लेरेशन हो जाएगा जिन क्षेत्रों में निर्विरोध चुनाव होना है वहां भी, और साथ में जहां पर आमने सामने टक्कर होगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, उन तमाम सीटों पर आज स्थितियां जो हैं स्पष्ट होने वाली हैं। भदोही ऐसी सीट है, आपको बता दें, जहां पर सबसे ज्यादा नामांकन हुए हैं। उस पर जो मुकाबला होगा वो देखने वाला होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के लिए आज अहम बैठक होगी। इस बैठक में यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी और डीजीपी एचसी अवस्थी समेत 7 बड़े अफसर शामिल होंगे। इस बैठक के बाद अगले डीजीपी के लिए 3 अधिकारियों का पैनल भेजा जाएगा। इस पैनल में 3 आईपीएस के नाम सुनिश्चित होंगे, जिनमें से ही यूपी का जो नए डीजीपी होने वाले हैं उनके किसको कमान सौंपी जाएगी ये तय हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान डीजीपी एचसी अवस्थी का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है, जिसके लिए आज यूपी के नए डीजीपी के लिए मंथन होना है। अवैध धर्मांतरण के मामले की जांच में लगी यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। धर्मांतरण के तार कनाडा और कतर से जुड़े पाए गए हैं। दावा है कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों लोग जो हैं वो इसमें लिप्त थे। एटीएस ने हरियाणा के गुरुग्राम से मन्नू यादव, बीड़ महाराष्ट्र से इरफान शेख और नई दिल्ली से राहुल भोला को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी मुख्य आरोपी मौलाना उमर गौतम जहांगीर से रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद हुई है। बताया भी जा रहा है कि तीनों दबोचे गए आरोपी इनके ही गिरोह के हैं। कनेक्शन सामने आते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने लिंक खंगालने शुरू कर दिए थे। आरोपी उमर गौतम ने फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों से आए पैसे का व्यक्तिगत तौर पर उपभोग भी किया है। दुरुपयोग किया गया है इस पैसे का। इस ट्रस्ट का आज तक ना तो कोई ऑडिट कराया गया है, ना ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है।
तो उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में खाली पड़े पदों पर अभी 6,600 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के तहत जिलों में सोमवार से काउंसलिंग शुरू हो गई है। भर्ती के रिक्त पदों पर चयन के लिए शासन तीसरे चरण की काउंसलिंग करा रहा है। इसमें चयनित होने वाले लोगों को 30 जून को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इस पर रोक लगा दी गई है। परिषद सचिव ने नियुक्ति पत्र न देने की वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव के दौरान शासन नियुक्ति पत्र का वितरण कराने से बच रहा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में 17 पदों पर भारतीय जनता पार्टी की निर्विरोध निर्वाचन तय होने के बाद समाजवादी पार्टी अपने नेताओं पर लगातार एक्शन मोड में है। इसी क्रम में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने मेरठ के जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक को समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से पदमुक्त कर दिया। मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पर्चा न भरने के कारण भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध जीत तय हो गई है। तो वहीं अखिलेश यादव जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में भाजपा सरकार पर लगातार गड़बड़ी कराने का आरोप लगा रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने जा रहे डेल्टा वायरस ने ही उत्तर प्रदेश में भी कहर बरपाया हुआ है। सूबे के जिन 355 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई, उनमें 327 में डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है, यानी कि 92% सैंपल्स में डेल्टा वायरस पाया गया है। अभी 1000 सैंपल्स के नतीजे आने बाकी हैं। दूसरी लहर में मिले डेल्टा वेरिएंट ने कोरोना की पहली लहर में आए अल्फा वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से संक्रमण फैलाया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों को सलाह दी है कि मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का खास ख्याल रखें। रायबरेली में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर नकाबपोशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिनमें उनकी जान बाल बाल बच गई। दरअसल तबरेज राणा अपने निवास से लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे। रास्ते में त्रिपुला पेट्रोल पंप के पास अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने तबरेज राणा की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ हुई इस फायरिंग में तबरेज राणा बाल बाल बच गए। गनीमत ये भी रही है कि गोलियां उनकी कार पर लगी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से रफूचक्कर जरूर हुई। सूचना मिलने पर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रकरण आपसी रंजिश का है और तबरेज पर ये फायरिंग उनके चाचा ने ही करवाई है। जो लोग हैं उन्होंने बुलवा करके मरवाना है, और मैं खासतौर से कि हमारे भतीजे जो है मोहसिन और ये यासर, ये दो साथ एक दूसरे जिनके बाहर से लड़के बुलवाया और हमको भी मरवाने के लिए कि मतलब बराबर धमकियां दी जा रही थी हमें रायबरेली में मत दिखाई देना। तो एक बार आए थे तो घेरे भी है, और ये कि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग अगर पूरी तरह नहीं आएगी तो एक आध की जान हो जाएगी। थाना कोतवाली पर 112 से सूचना आई कि तबरेज राणा है जो पेट्रोल भराने के लिए पतापुर के आगे पेट्रोल पंप से उसके आए थे और यहाँ 2 अज्ञात सवार महाराजगंज से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक गांव में एक नाबालिग लड़की को हैवानों ने अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद मामला गांव की पंचायत में पहुंचता है। तो पंचायत में बजाय आरोपी को सख्त सजा दिलाने के नाबालिग के साथ हुए रेप की कीमत तय की जाती है। पंचायत फैसला सुनाती है कि 50,000 रुपए जुर्माना लेकर मामला खत्म कर दीजिए। इसके साथ ही पंच ने पीड़िता से आरोपी को 5 चप्पल लगाकर अपना गुस्सा शांत कर लेने को कहा। सोचिए कैसी मानसिकता है। पीड़िता ने आरोपी को ये सजा दे भी दी, लेकिन पीड़िता के परिजन इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनका आरोप है कि पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई करने की बजाय तहरीर बदलवा दी है, छेड़खानी की तहरीर करवा दी है। बाद में मामला एसपी तक पहुंचा, तब जाकर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत है। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।